तो अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होएगा। अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो आपको ज़्यादा एंजाइटी होगी। अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो आपके नेक में पेन होएगा। अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो आपके दांत बात समझ रहे हो। आपने देखे वो लोग जिनको थोड़ी सी लाइट जली रहे, नींद नहीं आती, डर में रहते हैं, वो चाहे भूत का डर है चाहे चोर का डर है। आज के पॉडकास्ट से कुछ सीखो या ना सीखो, एक बात सीख जाओ, रात को खराटे मारना आप शो करता है कि आपको ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, स्लीप एपनिया हो सकता है। अब मैं आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज दूंगा। अगर आपको एंजाइटी रहता है, बॉडी में पेन रहता है, ठीक है, तो आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। शरीर में जगह जगह पे दर्द होएगा, क्यों होता है नहीं पता, सिंड्रोम कह दिया। इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, सुबह 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, वो बॉडी को कैसे इंपैक्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म में क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जिन बच्चों को ब्रेसिस लग रहे हैं या लगेंगे, समझ जाओ उनका ओरल डेवलपमेंट सही से हुआ ही नहीं। और फिर वो ड्रिफ्ट थी, एक बंदा शिमला का रहने वाला जहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी का माहौल है। घर 2017 में मैं भी यही सोचता था कि भाई मैं ना 2022-23 में कोई ग्रेड ए ऑफिसर बनूंगा। मेरे को बुरा फील हो रहा है, 4 पैग मारे, अब अच्छा फील हो रहा है, नाटी लगा लो और फिर मजा आ जाएगा। भाई जी बात है ऐसी, पीनी पिलानी है ना। दोस्तों आज का हमारा ये जो एपिसोड है, इसमें हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोफेशनल्स जो कि बॉडी पोस्चर और पोस्चर करेक्शन पे बात करते हैं और उस पर काम करते हैं। एक टाइम पे जिन इंडिविजुअल्स को डॉक्टर्स ने सर्जरीज रेकमेंड करी थी, इन्होंने उनको बिना सर्जरीज के ठीक किया है। ये टीचर हैं इंडिया के बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेनर्स के, एंड देयर क्लाइंट्स आर नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम स्कॉटलैंड, पोलैंड एंड जर्मनी। इस एपिसोड में हमने बात करी है एंग्जाइटी के बारे में, कैसे एंग्जाइटी के साथ डील किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पे। हमने बात करी है कोल्ड शावर्स के बारे में, हमने बात करी है नेक पेन के बारे में, हमने बात करी है बैक पेन के बारे में, और कैसे जस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज एंड ग्रेट एक्सरसाइजेज वी कैन हील दैम। इस एपिसोड को दोस्तों पूरा देखें, एंड आई होप ये एपिसोड आपकी लाइफ में इतनी सी वैल्यू डालेगा। एंड अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। हमने 2019 में ये सेम चीज़ एक बार पहले करी थी, ट्राई। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे को बात करनी नहीं आती थी, बट फिर भी वी गेव इट अ शॉट एंड वी आर हियर अगेन। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमन रत्नायक। भैया आई रियली वेलकम यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। भैया आप उन सबको अपने बारे में बताइए जो आपको नहीं जानते, आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। मेरा नाम है अमन रत्नायक, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। आई हेल्प पीपल जिन्हें शरीर में दर्द होता है, तो एक्सरसाइजेज के थ्रू उनका दर्द मैं ठीक करता हूँ। और मैं एक टीचर हूँ, मैं मूवमेंट प्रोफेशनल्स को पढ़ाता हूँ, जो ट्रेनर्स होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, और भी लोग होते हैं मूवमेंट प्रोफेशनल्स, उन्हें मैं पढ़ाता हूँ। मूवमेंट प्रोफेशनल्स एक वर्ड यहाँ पे आया, मतलब आप एक प्रोफेशनल्स के टीचर हैं, दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। यस यस, ट्रेनर्स को पढ़ाता हूँ, ट्रेनर्स का टीचर। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई भैया? पहले आप फॉर द कॉन्टेक्स्ट, आप अपनी स्कूलिंग किस चीज़ में है स्पेसिफिकली, उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है वो किस चीज़ में है, आप उसके बारे में बताएं प्लीज़। तो भाई स्कूलिंग जिसमें है उसमें प्रोफेशन नहीं है, पढ़ाई पहले कुछ और की, बाद में कुछ और हुआ। मैं शिमला का रहने वाला हूँ, नर्सरी टू +2 टू ग्रेजुएशन सब शिमला से हुआ है जी। तो शिमला में ही पूरी ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं फर्दर MSc नहीं करूँगा। आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में करी है स्पेसिफिकली? आई डिड इन BSc इन जूलॉजी मेजर्स, ऐसे ही कर लिया जैसे सब लोग करते हैं, कॉलेज गए, दोस्त कर रहे, मेडिकल लिया था तो कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं बहुत छोटी उम्र से फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। 13-14 साल से जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। पड़ोस में ऐसा कुछ एनवायरनमेंट था, भाई लोग सारे जिम जाते थे, हमने भी जाना शुरू कर दिया। फिर बॉक्सिंग में एंटर हो गए, फिर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की, एमेच्योर बॉक्सिंग का मैं खिलाड़ी रहा। जब कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे फर्दर MSc नहीं करना था। ओके, बहुत क्लियर था उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि भाई देखो मैं कॉलेज जाता था अटेंडेंस के लिए, ठीक है, मेरे दोस्त भी अटेंडेंस के लिए जाते थे, पढ़ने हम नहीं जाते थे कॉलेज। तो मुझे फर्दर ऐसा नहीं करना था, वक्त बहुत कीमती है। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मैं सोचा घर से दूर निकलते हैं। तो मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैंक में लगे हुए, ठीक है, मैं सोचा ये अच्छा बहाना भाई घर से बाहर निकलने का, हम भी चंडीगढ़ चलते कहीं, है ना। तो मैंने, एक भैया है मेरे बैंक में लगे हुए, मैं कहा भैया मैंने भी अब घर से निकलना है, बैंकिंग कर लेता हूँ मैं। हाँ तू कर लेगा, अब कोई ये तो बोलेगा नहीं तू नहीं कर सकता। और मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी था ही, तो बहाना मार के मैं घर से निकल गया। पिताजी ने पैसे दे दिए, चंडीगढ़ हम पहुँच गए। ये बात है 2018 की, 18 की, ठीक है जी।
वहाँ पे एक पीजी में मेरा दोस्त था, पीजी में पहुँच गया, ज़िंदगी में पहली बार घर से बाहर निकले। जाते ही चंडीगढ़ में सबसे खतरनाक चीज़ है वहाँ की गर्मी, हम शिमला के लोगों के लिए। बिल्कुल। तो भाई गर्मी में वाट लग गई, पता कुछ चल नहीं रहा है शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर जाके मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ली बैंकिंग में। पता कुछ है नहीं बैंकिंग के बारे में, ना मैथ मेरा कोई इतना अच्छा था भी मैं मेडिकल का स्टूडेंट। ठीक है, हमने ले लिया। फिर हमने एक और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे हमें अंकुश मिले। जी, मेरे को भी याद है वो दिन। वहाँ पे हम करते थे पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस थी, इंग्लिश स्पीकिंग थी। मैं कहा यार इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए इंसान को। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मैं पूछना चाहूँगा पर्सनल डेवलपमेंट उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को भी उस चीज़ ने ट्रांसफॉर्म किया, उस क्लास ने। और व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? हाँ, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था। देखो मेरी ज़िंदगी में सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव जो चीज़ रही है वो रहा है जिम जाना, वहाँ मेहनत करना और बॉक्सिंग खेलना। इस चीज़ ने मुझे जितना ट्रांसफॉर्म किया है शायद उतना पढ़ाई ने भी नहीं किया। ठीक है। शायद उतना वहाँ पे आके उन क्लासेस ने भी नहीं किया। क्योंकि उससे पहले भी मैं बचपन में स्कूल में भाषण देना, मेरे भैया थे वो भाषण देते थे तो भाई हम भी दे देते थे देख देख के। कमांड दे देना, आवाज़ थोड़ी सी मोटी थी, तो ये चीज़ें थोड़ा स्टेज पे जाके बोलना पहले से मैं करता था। वहाँ पे नए शहर में जाके अच्छा एक्सपोजर मिला। बैंक की क्लास में तो मुझे कुछ समझ आता नहीं था, पर जो हमारी क्लास होती थी उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करता था। मुझे आज भी याद है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम, मैं ऐसे बैठा हुआ था और भैया की प्रेजेंटेशंस थी उस दिन। कोई टॉपिक था, आई डोंट रिमेंबर द टॉपिक, और भैया एकदम से आए, लेट थे और स्टार्टेड गिविंग द प्रेजेंटेशन एकदम से ऐसे। एंड आई वाज लाइक भाई बंदा एकदम से रेडी था। तो ऐसा वो था, मेरे को आज भी याद है वो दिन। देखो पता क्या होता है ना, इंसान की कुछ स्ट्रेंथ होती है। इट्स बेटर कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो, हाँ, है ना, बजाय कि आप अपनी वीकनेस पे काम करो। वीकनेस को थोड़ा बहुत ढक लो। वीकनेस पे काम करोगे तो मीडियोकर रहोगे, स्ट्रेंथ्स पे काम करोगे, डबल डाउन करोगे। जितने भी लोग किसी फील्ड में अच्छा करते वो एक चीज़ पकड़ते, निकल जाएंगे आगे। कोई अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलते तो ऐसा नहीं कि वो बर्तन भी धो रहे थे, घर का काम भी कर रहे थे और पढ़ाई में भी PhD कर रहे थे। एक स्किल पकड़ते, उस पर डबल डाउन करो। वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ को अपने पहचानो, उस पर उसको फोकस बनाओ और उसके ऊपर काम करो और देन स्ट्रेट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करें। हाँ, अगर तुमने जिंदगी जी है और तुम अवेयर हो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा बाय द एक्सटर्नल फीडबैक कि कहाँ पर मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आता मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पैशंस क्या है, दैट मीन्स अभी आपने उतना एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, स्पोर्ट्स खेल लो, गाने गा लो, कल्चरल फेस्टिवल में चले जाओ, पढ़ाई कर लो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ लो। अगर तुम एक्सपेरिमेंट फास्ट कर रहे हो और वहाँ से डाटा ले रहे हो तो हर इंसान को पता होता है यार, है ना। और एक्सटर्नल फीडबैक होती है आई गेस, जहाँ से एक्सटर्नल फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत आप दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते रहो। बट लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग इन द क्लास, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो और मैम कह रहे हैं अंकुश को लग रहा है मैं अच्छा करूँ, तो शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ। बजाय कि मैं कमरे में बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं तो कोई फत्तू खान हूँ और जब मैं एक्चुअल में एक्शन कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। तो वो चीज़ एक हो सकती है जो कि डिटरमाइन करेगी आपकी स्ट्रेंथ को, कि वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वो जो क्लासेस थी उसके बाद आपको कैसे पता चला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन चंडीगढ़ कि आपको इस फील्ड में जाना है? आपको इंटरेस्ट कैसे पता चला स्ट्रेंथ जानने के बाद? देखो मुझे इंटरेस्ट तो पहले से ही था। जब मैं 14 साल का था तो मैं बॉडी बिल्डर्स के फोटोज डाउनलोड करके रखता था, है ना। 14 रुपए का 100 MB का BSNL का रिचार्ज होता था। ठीक है। तो मेरे फ़ोन में ये ट्राइसेप्स की फ़ोटो, ये क्वाड्राइसेप की फ़ोटो, तो मसल के एनाटॉमिकल नेम्स मेरे को 9वीं क्लास से पता है। ओके। तो पागलपन था। और मैं बहुत ऑब्सेसिव बंदा हूँ, मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं है। अपना हिसाब है, या तो हद करो या फिर रद्द करो। जो करना है हद करनी है। जिम कर रहे हैं तो हद कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे पार्टनर भी ऐसे थे जिम के। जिम कर रहे तो 4-4 घंटे जिम कर रहे हैं। बॉक्सिंग कर रहे तो सुबह, जब मैं स्कूल में होता था, लाल पानी से मेरी +2 हुई है, सुबह हमने 6 बजे उठना है, कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस करने जाना है बॉक्सिंग की, घर आना है, स्कूल जाना है, शाम को कई बार कॉम्प्लेक्स, फिर शाम को जिम, है ना। कई बार देखो हम स्कूल से जब बंक भी मारते थे ना हम, तो स्कूल से बंक होता था, जिम से बंक नहीं होता था, है ना। जिम से बंक नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, वहाँ पे मार पड़ रही है। तो उस छोटी उम्र में स्पोर्ट्स से एक डिसिप्लिन आया, एक दिमाग में डर भी होता था, और नशे से भी दूर रहे। चाहे नशे करने वाले, चाहे मारपीट करने वाले, तो मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं। बट मैंने भी चीज़ों को ट्राई किया है। बट अगले दिन वो इम्पैक्ट आता था जब हम दौड़ते थे ना सुबह, फील होता था सांसें फट रही है। ठीक है, स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। उसने अपने को लाइन में रखा यार। फिर चंडीगढ़ में क्या हुआ कि आपको पता होता है, देखो मैं आपकी उस क्लास में आता था, मैं बैंक की क्लास में जाता था, मैं कोने में दुबकता था कि मेरे से मैम कुछ पूछ ना ले, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं है ना। मैं ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुसना चाह रहा हूँ जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। अब जो हमारी क्लास होती थी पर्सनल डेवलपमेंट की, उसमें मुझे मज़ा आता था। हाँ। फिर उसी सेक्टर में एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे डाइटेटिक्स एंड हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा होता था। न्यूट्रिशन के बारे में मुझे बेसिक नॉलेज थी
न्यूट्रिशन क्या होता है, क्योंकि जिम जाता था भाई, पता होता प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, मेडिकल बैकग्राउंड भी था ऊपर से, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे पता थी पहले से। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, आई नो, मतलब इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। अच्छा लगता था ये चीज़ें जानना ना, इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ गया, न्यूट्रिशन की क्लास में गया, एक हमारी क्लास होती थी उसमें गया, 3 क्लासों में मैं जा रहा हूँ। 2 क्लासेस में मैं मैम के सामने बैठा हूँ सेंटर पे कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। हर दिन मैं पढ़ के आ रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। बैंक की क्लास में मैं छुप रहा हूँ। मतलब स्ट्रेंथ का पता लग रहा था। हाँ, मुझे आइडिया लग गया कि भाई यहाँ पे मैं अच्छा हूँ, यहाँ पे एक इंसान है एक जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक जगह गुल, कुछ नहीं पता क्या हो कुछ रहा नहीं है। पता है। फिर मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। कंफ्यूज होता है इंसान की, भाई बैंकिंग के लिए घर वालों ने भेजा है ना, सरकारी नौकरी नहीं होगी तो घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, ये वो सोच जो 10 चीज़ें होती है बंदे के दिमाग में। और मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, मैं कहा यार अगर सरकारी नौकरी में नहीं लगा तो ये तो फिर तो शादी करेगी नहीं मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ होती है ना इंसान के दिमाग में। लेकिन मेरा एक दोस्त था, मेरी पीजी में एक दोस्त था, हरियाणा का था, थोड़ा मस्त बंदा था। तो मैं रोज़ बोलता था यार, दीपक था उनका नाम है, दीपक भाई यार ऐसा ऐसा है, ये क्लास मैंने ज्वाइन करनी है लेकिन बैंक की भी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार अमन भाई यार ज़िंदगी एक बार मिली है यार, इतना क्या सोच लो, करके देख लो। वो पॉइंट मुझे आज तक याद है। मैंने फ़ोन किया पापा को, पापा ने बोला कर ले। मेरे पापा ने आज तक कभी मेरे को मना नहीं किया। ठीक है। उन्होंने बोला तू कर ले, बैंक की कर ले, ये भी कर ले बेटा, बोला 1 साल है तेरे पास, जो कर सकता है कर ले। ओके। उसको मैं वार्निंग समझ लूँ या सपोर्ट समझ लूँ। मेरा भाई भी उस टाइम चंडीगढ़ में ही था, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। बोलते बेटा 1 साल है, जो जो करना कर लो। मैं कहा जी ठीक है, ये कोर्स करना है, इतने पैसे चाहिए। ठीक है। बैंकिंग की क्लास छोड़, फिर एक और क्लास ज्वाइन की, पता लगा कुछ पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन नाम की भी कुछ प्राणी होता है। फिर पता किया, फिर एक अकेडमी ज्वाइन की जहाँ पे आप प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर बनते हो, अच्छी सर्टिफिकेशन है, अच्छी नॉलेज मिलती है वहाँ पे। फिर मैं एक जोन में आया। फिर वो ड्रिफ्ट थी, एक बंदा शिमला का रहने वाला, जहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी का माहौल है। घर पे दादाजी सरकारी नौकरी में थे, पिताजी सरकारी नौकरी में, पड़ोस में कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है जी, यही इन्वायरमेंट देखा है। मतलब सेटल्ड से प्रोफेशंस थे। कन्वेंशनल पाथ। और भाई 2017 में मैं भी यही सोचता था कि भाई मैं ना 2022-23 में कोई ग्रेड ए ऑफिसर बनूंगा। तो मेरी भी यही सोच रही है, क्योंकि आपकी जो सोच होती है ना वो आपकी नहीं होती है, आपके इन्वायरमेंट से आती है। तो इन्वायरमेंट फीड करता है, एक्सेप्टेबल प्रोफेशन ही है। तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं कुछ ऐसा करूं। बहुत यूनिक है ये करना, कोई मेरे आसपास, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे प्रोफेशंस में। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने चीज़ों को समझा, और जो समझा वो आज तक याद है। और जो समझा वो ऐसा समझा कि फिर मैं अकेडमी में पढ़ाने लग गया। तो मेरे बेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मैं अकेडमी में पढ़ाने लग गया। और हो सकता है कुछ मेरी स्ट्रेंथ भी रही हो, कुछ होता है ना आपके अंदर, कुछ गिफ्ट्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती जाती हैं। वो मिलती जाती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। एक कोट है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी बहादुर का साथ ही देती है ना। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। डेफिनेटली। ये सब चीज़ें करते करते मेरे दिमाग में बहुत टेंशन थी। जैसे कि जो कोई बंदा मुझे कभी देख रहा है अभी स्कूल में, कॉलेज में, है ना, चाहता है कि भाई हम कुछ और करें, पर पिताजी बोलते हैं भाई सरकारी नौकरी करो, नीट करो, AIEEE करो, IAS बन जाओ। तो मैंने वो झेला। ऑब्वियसली घर वालों का सपोर्ट फुल्ली नहीं था, पैसे दिए, लेकिन इवन आज तक नहीं, आज भी बोलते बेटा सरकारी नौकरी कर ले, बिकॉज दिस इज द कंडीशनिंग। और वो अपनी जगह सही है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि 2024 आ गया, AI आ गया, आज का माहौल क्या है, आज चीज़ें बदल चुकी है। इंसान इतनी इन्फॉर्मेशन, आप कुछ भी कर सकते हो। आपने बोला कन्फ्यूजन का टाइम चला हुआ था जब आपके पीजी मेट ने आपको एक वो किया, तो एक रिस्क फैक्टर भी था वहाँ पे कि एक अनकन्वेंशनल पाथ था टोटली। रिस्क टेकिंग जो है वो कैसे एक अपना पार्ट जो है वो प्ले करती है इस चीज़ में, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस आप बताओ। नो रिस्क नो ग्लोरी, नो रिस्क नो ग्लोरी। देखो सबको पता है ना, रिस्क के बिना कुछ नहीं होता है ना, बहाने बनने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। मैं वैसे रिस्क पहले से ही लेता था जो रिस्क माने जाते थे। लेट्स से मेरे दोस्त जा रहे हैं ट्यूशन, मैं जा रहा हूँ जिम, समझ रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा। मैं जिम जा रहा हूँ, दोस्त पढ़ रहे हैं। मैं बॉक्सिंग जा रहा हूँ, नाक टूट रहा है, घर आ रहा हूँ, मेरे पूरे कपड़े सफ़ेद, टी-शर्ट में खून ही खून होता था। मेरे मदर धोते थे, बोलते कि तू क्या कर रहा है, घर वाले भी गालियाँ मारते थे। तो इस चीज़ की मेरे को बचपन से आदत हो गई थी, मतलब जो करना है वो करना ही है। और फिर ये रिस्क लिया, टेंशन बहुत हुई, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हुई, आज कहाँ से शुरू होके कहाँ पहुँच गए। पर स्ट्रेस बहुत था भाई, एंजाइटी बहुत रहती थी मेरे को अंदर से, और मेरे को पता भी नहीं था वो एंजाइटी है, क्योंकि मैं बचपन से वैसे ही जी रहा हूँ। उससे ज़्यादा डर मुझे फील नहीं हुआ जब आप रिंग में जा रहे हो किसी ओपोनेंट के साथ, वो तगड़ा है, आप नए नए हो और आपको दबा के मार पड़ेगी, लोग भी देख रहे हैं, लोगों के सामने आप पिट रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है। सब कॉर्नर में बोल सकते हैं मार मार,
लड़ना तो आपको खुद ही है, अकेले पढ़ना ठीक है। बात हो रही है स्ट्रेस और एंजाइटी की। कैसे पहचानना है कि स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है मुझे? बुद्धा ने कहा था लाइफ इज सफरिंग, है ना, लाइफ इज सफरिंग, दुख तो है ही जिंदगी में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस और एंजाइटी होती नहीं है, कोई है, आपको भी होती होगी। बिल्कुल। सुबह उठ के होती है भाई, आज स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये काम करना है। अब जिस स्ट्रेस और एंजाइटी की आप बात कर रहे हो ना, वो क्रॉनिक है, वो लंबे समय से चलती आ रही है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कैसे पहचानना है उसको? उसके कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैं इसको थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे ही बताना चाहूँगा। कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होती है, कुछ बच्चे बचपन से ही ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, कुछ बच्चे बचपन से घर में झगड़ा देखते हैं, बचपन से ही डरे रहते हैं, अब्यूज देखा होता है उन्होंने, है ना, किसी की डेथ्स देखी होती है, बहुत कुछ हो जाता है बच्चे को बचपन में बच्चे के साथ, जिससे वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और ये लोग आगे जाके एंग्शियस लोग बन जाते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सही से फंक्शन नहीं करता। नर्वस सिस्टम देखो, शरीर में ना नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है जिसे कहते हैं फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। अभी अगर यहाँ पर शेर आ जाए तो मैं भाग जाऊंगा, अंकुश भी भाग जाएंगे, लड़ तो सकते नहीं हम उसके साथ। अब मैं और अंकुश की अगर बहस हो जाए, या तो हम लड़ेंगे या तो सेटल कर देंगे, या मैं डर जाऊंगा, मैं सुन्न हो जाऊंगा, अंकुश के हाथ में छुरी भी है ना, दैट इज द फ्रीज रिस्पॉन्स, या फिर मैं चापलूसी करना शुरू कर दूंगा। उसको कहते हैं फॉन रिस्पॉन्स, फाइट फ्लाइट फ्रीज फॉन, 4 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी में। तो जब भी संकट की घड़ी आती है, इन रिस्पॉन्सेज का इस्तेमाल करती है बॉडी। ये जो बंदा है जो ज्यादा स्ट्रेस में रहता है ना, होता क्या है कि एक स्ट्रेस आया, एक स्टिमुलस आया, दोनों की धड़कनें बढ़ जाएगी हमारी, कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, ऐसे हार्मोन्स ब्लड में सर्कुलेट करने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अंकुश की परवरिश इनिशियली अच्छी हुई है और नर्वस सिस्टम सही काम करता है, कोई इशू नहीं है ऐसा, थोड़ी देर में जब खतरा टलेगा आप रिलैक्स हो जाओगे। पर मेरी बॉडी ना हमेशा स्ट्रेस में रहेगी, मतलब ये बॉडी एक खतरे का इंतजार कर रही है, जो खतरा कभी आएगा नहीं, बट ये तैयार बैठी है। कैसा होएगा ये? आप पहले गियर में गाड़ी को खींच रहे हो, गियर आप बदल नहीं रहे, एक्सेलरेटर आपने पूरा दबाया, चढ़ाई आएगी, बर्नआउट हो जाएगा ना। आप बात समझ रहे हो? आपने देखे वो लोग जिनको थोड़ी सी लाइट जली रहे, नींद नहीं आती, डर में रहते हैं, वो चाहे भूत का डर है, चाहे चोर का डर है, अनकॉन्शियस फियर्स है। कहाँ से आ रही है फियर्स? ये देखो साइकोलॉजी बहुत बहुत डीप है। अब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है हमको। मैनेजमेंट के बारे में अभी मैं इसके ऊपर ही आ रहा था, है ना, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है इस चीज़? अब देखो, मैंने ये कहा कि एंजाइटी सबको होती है, स्ट्रेस सबको होता है। जब आप इससे कोप अप नहीं कर पाते तो तब ये इशू है। मेरे को 6 महीने से स्ट्रेस है, 6 साल से स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर मुझे हो सकता है, हार्ट अटैक मुझे हो सकता है, बॉडी में जगह जगह पे पेन मुझे हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों को साइकोसोमेटिक पेन हो जाता है। साइकोसोमेटिक पेन का मतलब होता है ऐसा दर्द जिसका एक्सप्लेनेशन डॉक्टर्स के पास नहीं है, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम के पास नहीं है। ऐसी बीमारियों को सिंड्रोम कह देते हैं। ओके, सिंड्रोम कह देते। एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, शरीर में जगह जगह पे दर्द होएगा, क्यों होता है नहीं पता, सिंड्रोम कह दिया। जहां भी सिंड्रोम शब्द आता है समझो मेडिकल साइंस के पास उसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिस चीज का मेडिकल साइंस के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपका जो प्रोफेशन है उस चीज में डील करता है। लुक देखो, हम उन पार्ट्स पे काम करते हैं जो नॉर्मली किए नहीं जाते। लेट्स से यू विल गो टू अ डॉक्टर, आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, है ना। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे, उनका काम है दवाई देना, ठीक है। फिर एक होता है साइकोलॉजिस्ट, लोगों को पता ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट क्या है। साइकोलॉजिस्ट आपको दवाई नहीं देगा, बट अगर मेरे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दवाई खा के मैं अपनी फिजियोलॉजी को तो रिलैक्स कर दूंगा। मेरे ब्लड में स्ट्रेस के हार्मोन है, मैंने गोली खाई, मेरा ब्रेन रिलैक्स हो गया या सप्रेस होगी चीजें, मेरे को ड्राउजीनेस आया, मैं सो गया। मेरे दिमाग में एक स्टोरी भी तो है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मुझे वैसी नहीं मिलेगी। उससे कैसे डील करोगे? समझ रहे हो बात को? ये क्या स्टोरी है, गलत स्टोरी में सुना रहा हूँ ना खुद को। 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, और तुम्हें प्यार हुआ तुम्हारी पड़ोस की एक लड़की से, और तुम्हें लग रहा है ये छोड़ के चलेगी, इस जैसी और नहीं मिलेगी, है ना। बहुत मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, बट समझ नहीं आएगा उस समय स्टोरी। बहुत लोग सुसाइड कर लेते, इसने छोड़ दिया, मर गए, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, सोच रहे उस बारे में। स्टोरी क्या है यार, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। देखो हर इंसान के दिमाग में ना एक स्टोरी चलती है। इंसान ना कहानियां बहुत अच्छे से समझते हैं, और कहानियों में ना चीज़ें याद भी रहती है। अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी बताऊंगा तो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, आपको याद भी रहेगा। हर इंसान के दिमाग में एक स्टोरी है। ध्यान से सोचो खुद को क्या स्टोरी सुना रहे हो। अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हो, बहुत लोग खुद को बहुत गलत स्टोरी सुनाते हैं।
विक्टिम मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसा विक्टिम होता स्टेट में चला जाता है। है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। थॉट से इमोशन आता है। आप जो सोचते हो ना उससे एक इमोशन बनता है, एनर्जी इमोशन से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है, वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। आप जो सोच रहे हो उसका असर आपकी बॉडी पे पड़ता है। आप अगर स्ट्रेसफुल थॉट सोचो ना, सोचो किसी के माँ बाप हरिद्वार से घर आ रहे हैं रात को, ठीक है, उनका फोन बंद आ रहा है रात को, उसके दिमाग में क्या आएगा? 2 घंटे हो गए फोन नहीं उठा, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, यहां पर बोला दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, लेट्स से। अब इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन ने क्या किया? हार्मोन रिलीज करवाया, स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिजोल, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, मान लो स्ट्रेस हार्मोन। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, बॉडी अलर्ट हो जाएगी, सांसें चढ़ने लगेगी। संकट की स्थिति में सबसे पहले क्या होता है? सांसें तेज होती है, इसलिए कहते हैं सांसों पे कंट्रोल करो, है ना, श्वास ही जीवन का सूत्र है। सांसें, आप समझ रहे हो, आप जो सोच रहे हो उससे आपकी बॉडी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब जो ये बंदा है जो खुद को गलत स्टोरी सुना रहा है, इसका इलाज तो डॉक्टर की दवाई ने नहीं करना है, वहां पे साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है। और कई बार जो ये ट्रॉमा है जिसकी मैंने बात की, वो इमोशन, एक बच्चे से उसकी माँ दूर हो गई, बच्चे के लिए माँ ही भगवान है। इस दुनिया में आपका जो सबसे पहला कनेक्शन होता है ना, वो माँ के साथ होता है। माँ और बच्चे का बॉन्ड इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। अगर वहां पर दिक्कत आ गई तो इस बच्चे में दिक्कत होगी, मेंटल कंडीशनिंग में दिक्कत आ जाएगी। जितने भी ये आपने टर्म सुने होंगे ना, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ्स, ये वही बच्चे होते हैं जिनका अटैचमेंट अपनी मदर से जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया। बच्चे के लिए संसार क्या है? संसार माँ है। अगर माँ से रिश्ता टूट गया इमोशनली, या माँ दूर हो गई, तुम्हें पढ़ने के लिए कहीं और भेज दिया 3-4 साल की उम्र में, तुम अब दुनिया पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि माँ ही दूर हो गई। अब दुनिया पे ट्रस्ट नहीं होएगा, अब तुम डरोगे। इन कंपोनेंट्स में साइकोलॉजिस्ट काम करेंगे, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोसोमेटिक हीलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो इन चीज़ों पे काम करेंगे। जो ट्रॉमा आपकी बॉडी में स्टोर है उसे, इसके बहुत प्रोसेसेस होते हैं। फंडा इज दिस कि सिर्फ दवाई खाने से नहीं होएगा स्ट्रेस मैनेज। ये तो मैंने बात कर दी स्ट्रेस एंजाइटी की, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेस सबको होता है भाई, जानवरों को भी स्ट्रेस होता है। आप सोचो, हम तो घर में रहते हैं, है ना, दीवारें हैं, कमरे हैं, सब सेफ है। एक हिरन है, जंगल में रह रहा है। हिरन क्या पूरे दिन भर सोचता रहता है यार अगर मुझे शेर आ गया, मुझे खा लिया तो? वो तो मस्त है ना। आप देखना, हिरन पे एक शेर अटैक करता है, वो भागता है, उसको चोटें भी लगती है। जब उसको लगता है ना मैं सेफ, वो चिल्ल होकर घास खा रहा है, खाने लग जाता है। बिल्कुल से, एकदम से बात समझ रहे हो? पहली बात ये। दूसरी बात, जो एनिमल्स है ना, जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है ना बॉडी में, और जब स्ट्रेस होता है ना, एंजाइटी होती है, तो सिर्फ दिमाग में नहीं होती, शरीर में ना तुम्हारी फिजियोलॉजी बदल जाती है। कुछ अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो तुम्हारे खून में तैर रहे हैं, उसके हिसाब से अब तुम सोचोगे। जानवरों में भी ये होता है। देखो, किसी भी जानवर में, इंसान भी एक जानवर है। आप एक बुक है सेपियंस पढ़ना, देखना ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंसान कैसे बंदर से ये इंसान बना जो आज सूट बूट पे इस फोन पे आपसे बात कर रहा है ना। आप देखना, एनिमल्स में किसी भी स्ट्रेस एंजाइटी का मतलब है डू समथिंग फिजिकल विद योर बॉडी। ओके। कुत्ते को, बिल्ली को चोट लग जाए, वो झटक देते हैं, मूव करते हैं बॉडी को, मूवमेंट होता है। जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड स्ट्रीम में एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो चाहते हैं आप मूव करें, तभी बोलते हैं स्ट्रेस एंजाइटी में बॉडी को मूव करो भाई, डिप्रेशन है तो बॉडी को मूव करो। ये बॉडी मूव करने के लिए बनी है। हम वो इंसान है जो अफ्रीका के जंगलों में 8 से 10-12 घंटे तक चल रहे थे, दौड़ रहे थे, भाला मार के शिकार कर रहे थे। इतनी एनर्जी है, मतलब इतना इंसान करता था, लाखों सालों तक किया है। अब हम 10-12 घंटे बैठते हैं। दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत कम है, लाइफस्टाइल खराब है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, आपकी बॉडी में दर्द होता है जगह जगह पे, लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो सोचते पेन किलर खा के हो जाएगा। नहीं जनाब, आपकी बॉडी में दर्द हुआ, वो आपकी बॉडी का सिग्नल है कि भाई आप मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, आपका ध्यान चाहती है कि आप अपनी दिनचर्या बदले। आपका सोने उठने का टाइम सही नहीं है, उसको सही करें। आप बहुत शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, उसको सही करो। आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसको सही करो। डॉक्टर के पास दवाई खा के क्या होएगा आपको? जैसे ब्लड प्रेशर है, बहुत कॉमन है, वो चीजें सुप्रेस हो जाएंगी। हाँ, डायबिटीज बहुत कॉमन है, थायराइड की इशू बहुत कॉमन है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं आपको।
अगर आप गलत लाइफस्टाइल लीड करोगे आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। दिल की बीमारी से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है वर्ल्ड वाइड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। कैसे बचोगे? अपने शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल सही करो। लाइफस्टाइल क्या है? दिनचर्या, कब सोते उठते हो, क्या खाते हो, गंद फंद खाते हो तो इशू होएगा। कितना मूवमेंट है आपकी बॉडी का। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है मेरी नज़र में? इंजन ऑफ द बॉडी। आप एक मजदूर को देखो, 10 घंटे काम करता है, रात को लाल किला पीता है, मटन खाता है, चिकन खाता है, सो जाता है, और पूरे दिन बीड़ी भी पीता है। कितने लोगों के दादाजी है, दादी जी है, पहले के टाइम में बीड़ी पिया करते थे, पूरी जिंदगी 80-80 साल जिए। फिजिकल एक्टिविटी भी कोई चीज़ है। अब मैं आप लोगों को प्रोवोक नहीं कर रहा, आप बीड़ी सिगरेट पियो। आप समझो, बॉडी जिस बंदे की हिल रही है ना, ही इज मच बेटर देन अ पर्सन हु सिट्स ऑल डे। अगर मैं पूरे दिन बैठता हूँ ना ऐसे कुछ नहीं करता, ये स्मोकिंग से ज़्यादा डेंजरस है। स्मोकिंग तो बहुत डेंजरस है, ये बहुत बीमारी होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कोई मोटिवेट ना हो जाए। इंजन स्ट्रांग होना चाहिए। इंजन कैसे स्ट्रांग होता है? जब बॉडी मूव होती है, फिजिकल एक्टिविटी। मजदूर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये सब बीमारियां किसको होती है? जो हिलते डुलते नहीं है, जिनके पास गाड़ियां आ गई ना, अब गाड़ियां चला रहे हैं, अब तो हम अमीर हो गए, अब गाड़ियां क्यों चलानी है। इंसान पहले साइकिल पे होता है, पैसा कमाता है, फिर गाड़ी लेता है, फिर बीमार होता है, फिर पैसा देके जिम जाके साइकिल चलाता है। एट द एंड ऑफ द डे चलानी साइकिल ही है। दैट मीन्स आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, ठीक है। दिनचर्या अच्छी रखो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और उसके ऊपर ये भी मैटर करता है यार, तुम अब जैसे मैं ऑफिस में हूँ, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मैं हूँ, मैं कॉर्पोरेट कल्चर में हूँ जहाँ के लिए मैं सूटेबल नहीं हूँ, सादा सा बंदा है, वो बंदा स्ट्रेस में है ना, होता है ऐसा। मतलब आप जिस काम के लिए बने हो आप वो नहीं कर रहे हो, आप किसी और ही फील्ड में घुसे हो, पता नहीं किसने ही आपको उस फील्ड में भेज दिया। क्योंकि लोग रेस में तो दौड़ रहे हैं, लेकिन वो रेस किसकी है नहीं पता। सोसाइटी ने बोला आईएएस बन जाओ, पेरेंट्स ने बोला आईएएस बन जाओ, तुमने कभी सोचा तुमने क्या बनना है? सोचना पड़ेगा। हर बंदा एक ही जॉब के लिए बना है क्या? हर बंदा यूनिक है। आप अगर उस चीज़ को फॉलो करोगे आप कुछ और करोगे। और मैं ये नहीं कह रहा अलग लगने के लिए कुछ और करो, जो आप कर सकते हो ना, जो आपकी कैपेबिलिटी, अगर आप उस डायरेक्शन में जाओगे ना, खुद अलग हो जाओगे लोगों से। खुद ही अलग हो जाता है बंदा। लोगों से अलग होने के लिए अलग नहीं होना पड़ता। हर बंदा यूनिक ही आया है, अपना काम करना है बस, अपना स्ट्रेंथ पकड़ना है बस, आप खुद अलग हो जाओ। अगेन स्ट्रेंथ पे काम करके आगे निकलना है। चाहूँगा भैया, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं ब्रीदिंग के ऊपर कि करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग है, लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, वो करेक्ट वे क्या है और गलत ब्रीदिंग क्या होती है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? श्वास ही जीवन का सूत्र है। आप सांस लेते हो, सोचो, फील करो, एक दिन में 25,000 बार सांस लेते हो। 25,000 इज अ ह्यूज नंबर। आप जिम जाते हो, कितने पुशअप करते हो? 20। 100 पुशअप करते हो, 100 रेपिटेशन हो गया, 25,000 बार सांस अंदर जा रही है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है? खाना खाए बगैर बहुत दिन जिंदा रह सकता है इंसान, महीने भी काट लोगे। पानी के बगैर 7 दिन 10 दिन, नींद के बगैर भी कुछ दिन, सांस के बगैर कितना? 1 मिनट 2 मिनट सांस रोक के देख लो, ऐसे नाक बंद करो और देख लो। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिम जाना अच्छा है, जाना चाहिए, फिटनेस पे काम करो, लेकिन लोग ना इस पे काम नहीं करते। ब्रीदिंग से एक अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। आप अगर मेरा पेज देखोगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी, तो आई टॉक अ लॉट अबाउट ब्रीदिंग, है ना। जितने भी लोगों के साथ हम काम करते हैं, हम ब्रीदिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं। बहुत तरह तरह के पेन्स होते हैं, लोगों को रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। सांस सही नहीं है आज के इंसान की। सबसे पहले सांस लेने का तरीका सही नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है। आप कैसे सांस लेते हो ना, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिक्टेट करता है। वो कैसे? एक बच्चा छोटा था, 6 महीने का, उसको जुकाम हो गया। अब बच्चा है, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करेगा, मुंह से सांस लेगा। माउथ ब्रीदिंग से बुरा कुछ भी नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। अब जो ये बच्चा मुंह से सांस ले रहा है ना, पहले तो अगर आप नाक से सांस लेते हो ना, वो फिल्टर होता है, ठीक है। उससे एक ब्रीदिंग मसल होता है डायफ्राम, उसका एक्टिवेशन होता है, ठीक है। नाक से सांस लेने से वो एक्टिवेट होएगा अंदर। हाँ, ओके। ये तो शॉर्टकट है। माउथ तो खाने के लिए दिया भगवान ने, सांस लेने के लिए नाक दिया। बात समझ रहे हो? हाँ, तो मुंह से सांस लिया जा सकता है, बट ये इमरजेंसी के लिए है। बात समझ रहे हो? ओके। श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे पेज में भी देखोगे, मैं ब्रीदिंग पे बहुत बात करता हूँ। इवन आप अगर मेरी फील्ड में देखोगे तो इंडिया में मैं
आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो इन चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस करके बात करते हैं। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। आप कैसे सांस लेते हो बहुत कुछ डिक्टेट करता है, ठीक है। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है ना, पैनिक अटैक आ जाते हैं, उनकी सांसों में गड़बड़ी होती है। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है वो ज़्यादा सांस लेते हैं। सांसों में भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। सांस का मतलब क्या? टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, सांस अंदर लो, सांस अंदर लो। सांस अंदर लेने से ज्यादा या उतना ही इंपॉर्टेंट है सांस बाहर छोड़। कब किसने आपको बताया कि सांस छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है? सांस को बाहर छोड़ना इज अ फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग ट्रेनिंग। आप जितना लंबा सांस अंदर लेते हो ना, एटलीस्ट उतना ही लंबा छोड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, या फिर उससे भी डबल। कम नहीं होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए। तो ब्रीदिंग का रूल नंबर 1, हमेशा नाक से सांस लेनी है 24 घंटे। अपार्ट फ्रॉम आप किससे बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं, आप हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हो, चलो मुंह से लोगे थोड़ी देर, हमेशा नाक से सांस लो। यहाँ पे हेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं? वो डस्ट को रोकने के लिए होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है अगर आप नाक से सांस लो। आप लोगों ने वायग्रा के बारे में सुना होगा ना? बिल्कुल, सबने सुना है। वायग्रा क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है बॉडी में। ये नेचुरल वायग्रा है यहाँ पे, नाक से सांस लेना। तो अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होएगा। अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो आपको ज्यादा एंजाइटी होगी। अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो आपके नेक में पेन होएगा। अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो आपके दांत सड़ेंगे। चॉकलेट खाने से उतने दांत नहीं सड़ते जितने माउथ ब्रीदिंग से सड़ते, क्योंकि आपका सलाइवा सूख जाता है और बैक्टीरियल बिल्डअप वहां पर होता है। आप किसी भी डेंटिस्ट से पूछ सकते हो। हाँ, चॉकलेट खा के मत सो, लेकिन ब्रश भी करते हो और माउथ ब्रीदिंग करते हो, इशू बढ़ेगा, ज्यादा एंजाइटी होएगी। आप जब मुंह से सांस लेते हो बॉडी एक स्टेट में जाती है जिसे कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। जरूरत से ज्यादा सांस लेना अच्छी बात नहीं है। उसके क्या नुकसान होते हैं? बहुत नुकसान होते हैं यार। अगर आप जरूरत से ज्यादा सांस ले रहे हो ना, तो आपकी बॉडी जितना रिलैक्स नॉर्मली रहेगी ना, उतना रहेगी नहीं रहेगी। ये वही बात आ गई जो फर्स्ट गियर वाली बात थी। ये ऐसे समझ लो, आप ज्यादा सांस लेने से, जब हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं ना, इंसान ज्यादा सांस कब लेता है? पैनिक सिचुएशन में। एक बंदा मस्त रिलैक्स होके बैठा हुआ है, ज्यादा सांस लेगा, ये रिलैक्सेशन तो नहीं दिखा रहा है। इंसान जब पैनिक अटैक आता है इंसान को, तब ऐसा करता है। इससे क्या होता है? एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन रिलीज होता है ब्लड में। बॉडी ना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब लड़ने की स्थिति है तो लड़ लो ना यार, हर समय तो नहीं लड़ना है ना। दैट मीन्स अगर मैं अभी यहाँ पे मुझे खतरा नहीं है और मैं गलत सांस लेना स्टार्ट कर दूं, जो कि मुझे आदत पड़ी हुई है बचपन से, मेरी बॉडी अंदर से प्रिपेयर्ड है खतरे के लिए, तो क्या होगा? बर्नआउट होएगा। बिल्कुल होएगा। मैं एनर्जेटिक काम फील नहीं करूंगा। आपके नर्वस सिस्टम का ना एक अराउजल स्टेट होता है। कॉफी पीते, अभी हमने कॉफी पी, क्या हुआ? अराउज करती है, अराउज करती है, बंदा ज्यादा एक्टिव हो जाता है, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। आप मेलेटोनिन के बारे में अगर किसी ने सुना है, स्लीप हार्मोन है, मेलेटोनिन ले लो एक्सटर्नली, लेट से नींद आ जाएगी आपको, ड्राउजीनेस हो जाएगा। आपका जो ब्रीदिंग, आप नॉर्मली बैठे हो ना, एक अराउजल स्टेट है। आपकी ब्रीदिंग से वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। और मैक्सिमम टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसान का शरीर ना ज्यादातर टाइम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए बना है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब जब आप रेस्ट में होगे तभी डाइजेस्ट कर पाओगे। बहुत खाना खा लो, उसके बाद देखना अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया, आपको उल्टी करने का मन करता है कि नहीं? अगर आपका एग्जाम है, आपको स्पीच देनी है, ऐसा पॉडकास्ट देना है, आप ज्यादा खाना खा नहीं पाओगे, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपको बार बार पेशाब आएगा। वही है वो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस पॉडकास्ट को करने के बाद लेसे अगर अंकुश को लेसे वॉशरूम जाना पड़ा, अब वो खाना खाएंगे, उन्हें भूख भी लगेगी। आप देखना जब आपका लड़ाई झगड़ा होता है आपको भूख नहीं लगती है, और जब वो चीज निपट जाएगी आप खाना खा पाओगे। ये है इन हार्मोन्स का गेम। अगर शरीर लड़ने के लिए तैयार है, आप उस समय खाना नहीं खा सकते, उस समय रेस्ट रिकवरी नहीं होगी। अब एक दिन से कुछ नहीं होता है। अगर आप क्रॉनिकली गलत तरीके से सांस ले रहे हो और आप क्रॉनिकली अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रख रहे हो, आपकी रिकवरी हैम्पर हो जाएगी। आपकी स्लीप आपको उतना रिजुविनेट नहीं कर पाएगी, उतनी एनर्जी में नहीं आ पाओगे, आप उतना रिलैक्स्ड और फ्रेश फील नहीं करोगे, आपको जिंदगी बहुत भारी लगेगी। पता क्या होता है ना, जिंदगी में स्ट्रेस तो आएगा। अब लेट्स से ये मेरा स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है, मेरा कंटेनर है, इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, जब ये भर जाएगा क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। अब लेट्स से किसी के पास इतनी कैपेसिटी है, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है, मैं कम स्ट्रेस ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप गलत तरीके से सांस लेते हो, आपके स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप बहुत रिएक्टिव हो जाओ। इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? बताता हूँ। देखो अंकुश, एक चीज़ है ना, जिस इंसान का अपने श्वास पे कंट्रोल नहीं है ना, उसका अपनी जिंदगी में भी कंट्रोल नहीं होता है।
और ये चीज़ें मैंने ना पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है। अब मैं बॉक्सिंग खेलता था, किसी ने बताया नहीं सांस कैसे लेना है, मैं मुंह से बहुत सांस लेता था। ओके। अगर आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो ना, अगर आप माउथ ब्रीथ करते हो ना, आप जल्दी थक जाओगे। आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो, आपको पता ही नहीं सांस कैसे लेना है। अच्छे जो फाइटर्स होते हैं ना, अच्छे फाइटर्स, आपने MMA खेलते लोग देखे होंगे ना, एलीट लेवल पे खेलते हैं फाइटर्स, इनका ब्रीदिंग देखना कितना रिलैक्स्ड होता है। जो अच्छा फाइटर है ना, उसका अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल होता है। तुम स्टेज पे जाओ, जब भी अपनी क्रश से बात करने जाना, ये तो समझ आ जाएगा सबको ना, लड़की तो पसंद होएगी। देखना दिल की धड़कनें कैसे बढ़ती है, ओंठ सूख जाते हैं। उस समय ना अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर। पूरे दिन भर जब आप नाक से सांस ले रहे हो ना, आपने क्या करना है, अपना टंग लेना है, इसको ऊपर लगाना है तालू पे, इसको बोलते हैं टंग टू पैलेट। ये रेस्टिंग पोजीशन है टंग का। टंग यहीं रहनी चाहिए। जब टंग ऊपर रहेगी तो आप माउथ ब्रीथ नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपने सिर्फ नाक से सांस लेनी है, ठीक है। सिंपल। जो रात को खराटे मारता है उसकी वजह से बहुत इशू हो सकते हैं। रात को खराटे मारना आप शो करता है कि आपको ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, स्लीप एपनिया हो सकता है, ठीक है। तो उसको करेक्ट करवाओ। साथ ही साथ माउथ टेपिंग आप कर सकते हो। माउथ टेपिंग एक आप नॉन एलर्जिक सर्जिकल टेप लेके, माउथ टेपिंग अगर आपको नहीं पता, बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं। एक टेप ले लो, चिप्पी लगाओ, सो जाओ। चिप्पी लगाओ, सो जाओ, क्योंकि तुम सोओगे 8 घंटे, हो सकता है तुम माउथ ब्रीथ करो। जो बंदा सुबह उठ रहा है और उसे लग रहा है मेरा गला बिल्कुल सूखा हुआ है, ये क्लियर इंडिकेशन है आप पूरी रात माउथ ब्रीथ कर रहे थे। मत करो। माउथ ब्रीदिंग को रोकना नंबर 1 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपको नाक से ही सांस लेना है, ठीक है। टंग को ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप एंजाइटी की बात करते हो, जैसे आर देयर एनी स्पेसिफिक टेक्निक्स की जो एंजाइटी की स्टेट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें उस टाइम पे, मतलब वे ऑफ ब्रीदिंग है कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज दूंगा। अगर आपको एंजाइटी रहता है, बॉडी में पेन रहता है, ठीक है, तो आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ये आपने लेट के करना है। अभी मैं बैठे बैठे बता रहा हूँ, आप भी ट्राई करना, मैं भी करूँगा। आराम से बैठ जाना है, ठीक है। अभी हम बैठ के कर रहे हैं, आप लेट के कर लेना। पीठ के बल लेटना है, सीधा लेट जाओ, घुटने बेंड कर देना आराम से, ठीक है। सबसे पहले आपने नाक से अंदर सांस लेना है। नाक से अंदर सांस लिया, ठीक है। अब मुंह से पूरा बाहर छोड़ना है, पूरा पूरा छोड़ना है। पूरा छोड़ने में मच्छे नहीं है, ठीक है। नाक से अंदर, मुंह से पूरा बाहर, और उसके बाद सांस को रोक देना है। इनहेल, एक्सहेल, मुंह बंद, टंग ऊपर, 3 से 5 सेकंड सांस रोक देना है। छोड़ने के बाद सांस रोक देना है, एकदम से अंदर नहीं लेना। उसके बाद नाक से धीरे से अंदर लेना है, और आपके ब्रीदिंग की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इतना साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक बात, इस एक्सरसाइज में अंदर सांस लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर सांस छोड़ना। एक्सहेल इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन इनहेल, बिकॉज हमारा जो एक्सहेलेशन है वो बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक स्टेट को एक्टिवेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टेट जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट पे आपको लेके जाएगी, उसको एक्टिवेट करता है एक्सहेल। तो सांस छोड़ने की प्रैक्टिस कर दो दोस्तों, और सांस छोड़ने के बाद सांस को रोको। ये 2 चीजें नई होगी आपके लिए। सांस अंदर खींचने में हम सभी मास्टर हैं, सांस लो, खींची जा रहे, नहीं, छोड़ो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड को झेलने की कैपेसिटी बढ़ाओ, जिसे कहते हैं CO2 टॉलरेंस। एक अच्छे एथलीट में और एक आम इंसान में सिर्फ यही डिफरेंस नहीं होता कि वो बहुत फिट है या ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकता है, वो ले सकता है, बट एक अच्छा एथलीट हायर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को टॉलरेट कर सकता है, उसका थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। जब आप एक्सरसाइज करते हो क्या होता है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो तो नॉर्मली हो ही रहा है ना। सेलुलर लेवल पे प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम मानते हैं कि एक वेस्ट गैस है। मतलब ये जो आपने टेक्निक बताई है, इससे आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। जब आप पॉज कर रहे हो, आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूँ। एक बार साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनके पास जितने भी एंजाइटी के परेशान लोग है ना, एंजाइटी तो आप लोग जो फील करते हो वो ही समझते हैं कि एंजाइटी क्या चीज़ है, और मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत फील किया और फील करता हूँ। पैनिक अटैक्स, ऐसे लोग अंदर आ रहे हैं, हार्ट बीट यूं चल रही है और लग रहा है ये तो मर जाएगा, ठीक है। ऐसे लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के पफ्स दिए गए। ओके। पफ्स समझ रहे हो?
उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया 3 4 5 बार। हर बंदे ने रिपोर्ट किया कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड से। सोचो, वो अंदर आ रहा है, खींच रहा है। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं जो जिन्हें पैनिक अटैक आता है, मुझे सांस नहीं आ रहा। आप 2-3 बार सांस अंदर खींचो, अंदर जगह ही नहीं और सांस के लिए कैसे आएगा? सांस अंदर लेने के लिए ना सांस बाहर छोड़ना पड़ता है। बहुत जरूरी है। आज के पॉडकास्ट से कुछ सीखो या ना सीखो, एक बात सीख जाओ, सांस छोड़ने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद सांस को रोको। चढ़ाई चढ़ रहे हो, मुंह बंद करो, टंग को ऊपर लगाओ, सिर्फ नाक से सांस लेने की कोशिश करो। आपने रनर्स देखे होंगे जो रन करते हैं मुंह में रुमाल ऐसे बंद कर देते हैं ना, रुमाल रखते हैं मुंह में। जितना आप नेजल ब्रीदिंग पे शिफ्टेड रहोगे उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उतना आपका नर्वस सिस्टम एंटी फ्रेजाइल बनेगा, उतना आप ज़्यादा स्ट्रेस अकोमोडेट कर पाओगे। ठीक है। अब देखो, अब अंकुश लेट्स से हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, छोटा शिमला से दौड़ना कर दिया स्टार्ट संजौली के लिए, आगे चढ़ाई आएगी, सांस टूटनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया बॉडी में, लैक्टिक एसिड बहुत बढ़ गया, हाइड्रोनियम आयंस बहुत बढ़ गए। ठीक है। वो क्लियर अप कैसे होता है? वो उसी का क्लियर अप होता है। इसमें ऑब्वियसली आपके ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, जिसे एरोबिक बेस कहा जाता है। आपकी ऑक्सीजन अंदर लेने की कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा, देखो जिंदगी का ना लंबा जीवन जीने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, उसे कहते हैं VO2 मैक्स। ये टेक्निकल टर्म है। आसान शब्दों में बताऊं तो आपका स्टैमिना। जिस अंकल में 60 65 70 में भी स्टैमिना है ना, जो शिमला की चढ़ाइयां चढ़ रहा है ना, अंकल फिट है। स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सीढ़ियां चलते हुए थक रहा है ना, भले आपने बॉडी कितनी भी बना दी है, वो आपको प्रीडिस्पोज कर रहा है टुवर्ड्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ओके, वाओ। दिल और फेफड़े मजबूत होने चाहिए बंदे के, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर डोले आते, बस ये समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल हेल्थ है, आपके फिजियोलॉजिकल मार्कर्स है, HDL कैसा है, LDL कैसा है, फास्टिंग ब्लड शुगर कैसा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थायराइड हार्मोन सही से फंक्शन करता है कि नहीं, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, आपकी बॉडी में मसल मास कितना है। 3 चीजें बताऊंगा, याद रखना। ये है लॉन्जिविटी के इंडिकेटर्स, आप कितना जियोगे ना, 3 चीजों से पता चलता है। सबसे पहला आपका स्टेमिना और VO2 मैक्स। दूसरा आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, पंजे में कितनी जान है। हम बंदर है, बंदर क्या करता है, पेड़ में लटकता है। ग्रिप स्ट्रेंथ, जिस इंसान की ग्रिप स्ट्रेंथ देखना, आप जो बुजुर्ग होते हैं ना, बहुत उनके हाथों में जान नहीं रहती। जिस बुजुर्ग के हाथ में जान है ना, वो 80-85 में भी आपको दिखेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च बताता है। VO2 मैक्स यानी आपका स्टैमिना, आपकी एरोबिक कैपेसिटी। नंबर 2 ग्रिप स्ट्रेंथ। नंबर 3 मसल मास। मसल इज द ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। आज के लोगों में बहुत फैट है ना, बहुत फैट है, तो हम ओवर फैट नहीं है, हम अंडर मसल्ड है। ये मेरा कोट नहीं है, मैं उनका नाम भूल गया, एक एक्सपर्ट है, बाहर के ही है, तो वो हाइपरट्रोफी और मसल्स पे बहुत बात करते हैं। तो उनके पॉडकास्ट मैंने देखे काफ़ी, मैं लोगों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारी फील्ड में हमें कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ता है यार, क्योंकि ये एक्सरसाइज साइंस न्यूट्रिशन इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंटिटी। रिसर्च होता है, नई चीज़ें आती है, कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है क्या चल रहा है ना। मसल मास, बॉडी में आपका लीन टिश्यू मसल मास कितना है, ये आपको इंजरी से तो बचाएगा ही, स्पेशली जब आप 50-60 के हो जाओगे। लोग सोचते भाई जिम जाना तो लड़कों का काम है, लड़कियां जिम नहीं जाती, औरतें जिम नहीं जाती, औरतें सिर्फ योगा करती है। लड़कियों के लिए स्पेशली वो फीमेल्स जिनका मेनोपॉज आ गया, पीरियड्स रुक गए, उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम जाके अगर वो लिफ्ट करेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। 50 की उम्र के बाद 10 में से 5 औरतें, यानी 2 में से 1 औरत का फ्रैक्चर होता है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियां कमजोर हो जाती है। मेनोपॉज जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते, ठीक है, नहीं आते, इरेगुलर हो जाते, एस्ट्रोजन बनना बहुत कम हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से आपके बोन्स कैल्शियम को लीच आउट करना स्टार्ट कर देते, और जो हड्डी होती है ना उसमें गैप्स हो जाते, उसमें छेद बन जाते हैं। ऑस्टियो हड्डी, पोर्स बन गए उसमें। हड्डियां कमजोर तो होती है बढ़ती उम्र के साथ, ये ज्यादा तेजी से होती है आफ्टर मेनोपॉज। तो अगर एक फीमेल इस उम्र में 30, 35, 40 के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पहले के लोगों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती थी, पहले के लोग खेत में काम करते थे, पहले के लोग बोझा उठाते थे, वुडन लॉग्स उठा रहे, किल्टे उठा रहे, गोबर ढो रहे। आज क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, शहरों में बैठे बैठे ऐसे हमारी हड्डियों की बोन, एक तो जो बोन मिनरल डेंसिटी है ना, हड्डियों का घनत्व वो कम हो जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। उसमें और भी फैक्टर्स है, बढ़ती उम्र के साथ वो भी कम हो जाएगा। लिगामेंट टेंडन का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाएगा, ढीले हो जाएंगे, मसल्स बॉडी में है नहीं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आप जिम जाते हो, एक अच्छे ट्रेनर के अंडर
राइट टेक्निक से, ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंजरी भी हो सकती है। आप अगर ट्रेनिंग करते हो, आपके लिगामेंट टेंडन मजबूत होते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है, आपका लीन मसल मास बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत बीमारियों का खतरा कम होता है, स्पेशली डायबिटीज़। आप इंजरी से बचे रहते हो क्योंकि वो सारा इम्पैक्ट मसल्स ले लेता है, और आप ज़्यादा जीते हो क्योंकि मसल इज द ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटररिलेटेड हैं, समझ रहे हो बात को? तो स्पेशली ओल्डर पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। 6 के 6 दिन आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बॉडी बिल्डर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और ये मैं डोले और सिक्स पैक के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए बोल रहा हूँ, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बोल रहा हूँ, आपकी लॉन्जिविटी के लिए बोल रहा हूँ। स्टेमिना अच्छा रखना सिर्फ जिम मारने से कुछ नहीं होता, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, भाई तेज़ वॉक करो, चढ़ाई में वॉक करो। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, हम भी कर सकते हैं, 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, 80 साल का आदमी भी कर सकता है। मैं एक आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया था कि कैसे जब एक बंदा एक डिप्रेशन स्टेट से जा रहा होता है, वॉकिंग कैन हेल्प दैट इंडिविजुअल, या लाइफ में अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो वॉकिंग दैट हेल्प दैट इंडिविजुअल। उस चीज़ पे आप प्लीज़ बताएं। ये साइंटिफिक बात है, ये सिर्फ ये नहीं है कि जिंदगी में बैठे हो तो चलना शुरू करो, मोटिवेशन दे दिया। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं एमिगडाला, लिम्बिक ब्रेन, इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। फॉरवर्ड लोकोमोटरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद करेज रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस। मतलब आसान शब्दों में, जब आप चलते हो ना, फॉरवर्ड लोकोमोटरी मूवमेंट, जब हम चलते हैं इस स्पेस में, जब हम आगे बढ़ते हैं, इज एसोसिएटेड विद करेज रिस्पॉन्स। मतलब जब आप स्टक फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा है ना, इंसान दुबक जाता है एक जगह पे। इंसान दुबक जाता है, यार इस बिल्डिंग में जैसे कोई खतरा है, जैसे मुझे डर लगता है उस कमरे में भूत है, मैं दुबका हूं यहाँ पे। अगर मैं डर को छोड़कर एक बार खोल के देख लूँ ना कौन है वहां पे, हिम्मत आती है, करेज रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है बॉडी में। बात समझ रहे हो? तभी अगर आपको डिप्रेशन है, आप दवाइयाँ लो, दवाइयाँ बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करती है लोगों को। अगर ज़रूरत है तो आप लो, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाओ। लेकिन अगर तुम सुबह उठते हो 12 बजे, तुम धूप में नहीं जाते हो, तुम जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो भाई आप नहीं बाहर आ पाओगे डिप्रेशन से। आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, आप जानबूझ के डिप्रेशन में जाना चाह रहे हो। आपको खुद भी मेहनत करनी है, अपनी दिनचर्या सही करनी है, डॉक्टर के पास भी जाइए और हेल्प भी लीजिए। अपना सोने उठने का टाइम, धूप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। चाहूँगा इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, सुबह 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, वो बॉडी को कैसे इंपैक्ट कर रही है लॉन्ग टर्म में, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? इम्पैक्ट करती है। जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स है वो एटलीस्ट 15-20 साल कम जिएंगे जितना उन्होंने जीना था। 15-20 साल लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। मैं नहीं बोलता, रिसर्च बोलती है, लीडिंग एक्सपर्ट्स बोलते हैं स्लीप पे। रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच एक भी फ्लैश ऑफ लाइट अगर आंख में जाती है, किसी ने बल्ब ऑन कर दिया, तो आपने अपना सर्केडियन रिदम डिसरप्ट कर दिया। जब हम सोते हैं तो रेम स्लीप्स के साइकिल्स होते हैं, उसमें हम उस डीप स्लीप में नहीं जा पाते। तो अगर आप 11 बजे के बाद जग रहे हो तो आप भी एक नाइट शिफ्ट वर्कर ही हो डेफिनेटली। लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो, वो अंधा काम कर रहा है, लेकिन जिंदगी के साल आपके भी कम हो रहे हैं। रात को सोना अगर टाइम से चाहते हो तो सुबह उठ के धूप में जाओ, अपने आंखों में धूप लगाओ, उससे हर एक सेल को पता चलता है दिन हो गया। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम सही रहना चाहिए इंसान का, ठीक है। स्लीप वेक टाइम लगभग अगर आप सेम टाइम पे उठते हो, सेम टाइम पे सोते, बहुत अच्छा है आपके लिए। मेरा भी कोई सेट नहीं यार, मैं भी लेट हो जाता हूँ, है ना, मैं भी इंसान ही हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्टिमल क्या है। बहुत लोगों को 8 घंटा सोना चाहिए। मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर 8 से कम सोती है तो उसमें इश्यूज हैं। कुछ लोग 6 में भी काम कर सकते हैं, 4 में भी, ऐसी पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर आप एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, स्पोर्ट्समैन हो, तो आपको 9-10 घंटे सोना चाहिए। स्लीप से बेस्ट सप्लीमेंट कोई नहीं है दुनिया में। स्लीप से बेस्ट एंजाइटी किलर कोई नहीं है दुनिया में। स्लीप से बेस्ट एनर्जी कोई कॉफ़ी, कोई निकोटीन कुछ नहीं देगा आपको। स्लीप की साइंस बहुत बड़ी है, बहुत रिसर्च का टॉपिक है। कम सोते हो, डायबिटीज़ का खतरा, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप प्रीडिस्पोज हो जाओगे। फालतू में मत जगो। रात को दारू पीते हो, उससे भी आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते। अगर आप रात को सो के
पी के सो रहे हो ना भाई, आपको लगता है मस्त नींद आती है मुझे, आप वो डीप स्लीप हिट नहीं कर पा रहे हो, रेम स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। रेम को कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसके 4 फेजेस होते हैं। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। ये समझ लो भाई, रात को अंधेरे में रहो 10-11 बजे। आप अगर शिमला पहाड़ों के रहने वाले हो, अपने गाँव जाओ, देखो जल्दी नींद आनी शुरू हो जाती है। चंडीगढ़ जाओ, लेट नींद आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लाइट से यार लोग सोते ही नहीं है। दिल्ली जाओ, रात को जग रहे लोग, रात सोने के लिए 2 बज जाते हैं, है ना। तुमको नींद नहीं आती, पहाड़ में जाओ, पहाड़ में चले जाओ, तुम चांशल चले जाओ, चांशल चले जाओ। चांशल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रोडू में, ठीक है, छुआरा में है, तो वहाँ चले जाओ। मैं देखता हूँ 3 बजे तक कैसे नहीं सोते। हाँ, वो बात अलग है कि शेर का डर लग रहा है या कुछ और डर लग रहा है। कहने का मतलब है जब बहुत डार्कनेस में आप होते हो ना, नेचर में इंसान के पास ये लाइटें नहीं थी, आर्टिफिशियल जो अब है, इन्हीं लाइट्स की वजह से हम सो नहीं पाते टाइम पे, क्योंकि दिमाग को लगता है अभी तो रात है हुई नहीं, अभी तो दिन है, आंखों में तो लाइट जा रही है। तभी कहते हैं रात को ब्लू लाइट से बचना है, फ़ोन मत चलाओ। तो इट्स बेटर आप रात को अंधेरे में 10-11, अगर 11 बजे सोना चाहते हो ना, 10-10:30 अंधेरे में आ जाओ, ठीक है। ब्लू ब्लॉकर्स पहन लो, फ़ोन को दूर कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो जो आपको बताई है। एक्सहेल करो लंबा, पॉज करो, धीरे से इनहेल करो और रिब केज को एक्सपैंड करो। ब्रीदिंग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बेली ब्रीदिंग का। सिर्फ बेली ब्रीथ नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। बेली ब्रीदिंग इज अगेंस्ट द नॉर्मल रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, डायफ्राम की मदद से नीचे पुश लगता है, डायफ्राम नीचे धक्का मारता है, पेट बाहर आता है, लेकिन रिब्स भी फूलने चाहिए। फेफड़े यहाँ होते हैं ना, फेफड़े कहाँ होते हैं? लंग्स कहाँ होते हैं? रिब केज में होते हैं ना। तो रिब्स का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिब्स टाइट हो जाएंगे, आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं बॉडी में। लॉन्ग टर्म में तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग देखो, जिस बंदे का पेट बाहर है ना, वो सिर्फ फैट नहीं है। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो स्किनी फैट, जिन्हें स्किनी फैट कहते हैं। मतलब आप उस बंदे का पेट देखोगे तो उस पर फैट नहीं है, लेकिन पेट बाहर है। क्या है वो एयर है, वो ऑर्गन्स का पुश है, क्योंकि आप बेली ब्रीदर हो। बेली ब्रीदर होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जितने आपके रिब्स टाइट होंगे, आप और झुकते चले जाओगे। आप देखना बूढ़े लोग झुकते क्यों हैं? क्योंकि उनके रिब्स टाइट हो जाते हैं भाई। अंदर एक प्रेशर का ग्रेडियंट बनता है, वो धक्का अब नीचे लग रहा है, ओवर द टाइम आपके एब्डोमिनल वॉल लेंथन हो जाएगी। आपने फीमेल्स को देख रहा है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, उनका पेट बाहर आता है और बैक में आर्क बढ़ जाता है, हाइपर लॉर्डोसिस वहाँ पे बन जाता है। इस कंडीशन में जब आप जाते हो, आपका पेट बहुत बाहर आ गया, उसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में आपको पेन हो सकता है, क्योंकि बॉडी वहाँ पे जाके फंस गई है। बैक में इशू होता है, नी में इशू होता है, हिप की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें है, इसलिए भाई रिब केज एक्सपेंशन आपने करना है। आपने एक हाथ ऐसे रखना है, एक नीचे रखना है, नॉर्मली लेट के चेक करो कि सांस कहाँ जा रहा है। अगर फंडा सही है आपकी ब्रीदिंग का, तो पहले पेट राइज करेगा, उसके बाद आपको फील होगा चेस्ट में भी एयर जा रहा है। नॉट सिर्फ सामने चेस्ट, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन चाहिए, सामने, साइड पे, पीछे, ये तीनों एरिया फूलने चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिब केज एक्सपेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका सिर्फ पेट फूलता है, मतलब आप बेली ब्रीदर हो, आपको इशू होएगा ही होएगा। सबसे पहले गर्दन में प्रॉब्लम होने के चांसेस है, नेक स्टिफनेस के चांसेस है। ये एरिया बहुत टाइट रहता है लोगों का, ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ड्यू टू स्क्रीन यूजेज एंड ड्यू टू पुअर ब्रीदिंग। अगर गर्दन में दर्द है, समझ लो आपकी ब्रीदिंग सही नहीं है, समझ जाओ। मतलब ब्रीदिंग पे काम करके कितनी सारी दिक्कतें हम जो है वो ठीक हो सकती हैं। मैंने कह तो दिया, श्वास ही जीवन का सूत्र है। आप 25,000 बार ले रहे हो, आप गलत लेते रहो। आप कितना अच्छा खाना खाते हो मैटर नहीं करता, कितनी एक्सरसाइज करते हो ये भी मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट है आप सांस कैसे लेते हो। जो बंदा गलत सांस लेता है ना अंकुश, एक टर्म होती है, उसको कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। गलत तरीके से जब आप सांस लोगे, जैसे आप बहुत हाई एल्टीट्यूड में रनिंग कर रहे हो, एथलीट्स को ना एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा है जो गलत सांस लेता है बचपन से ही, और ये बच्चा कल को एक्सरसाइज करने लगता है, स्पोर्ट्स खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट खेलता है जहाँ बहुत स्टेमिना चाहिए, सांस तो इसकी बचपन से गड़बड़ है ना। अब एक्सरसाइज करने में तो और सांस लेगा और गलत सांस लेगा, ये मसल स्टिफ फील होगी, एंजाइटी में ज़्यादा रहेगा। जितने भी बच्चों को ब्रेसिस लग रहे हैं, ब्रेसिस लगना कॉमन नहीं है। इंसान की जो जॉज है ना, वो नैरो होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम हार्ड फूड नहीं चबाते। हमारे एंसेस्टर्स हार्ड फूड चबाते थे, जिसकी वजह से जॉ का डेवलपमेंट पूरा होता था। अब नहीं हो पा रहा। अब जो है जॉ पूरा ग्रो ही नहीं होता। जिन बच्चों को ब्रेसिस लग रहे हैं या लगेंगे, समझ जाओ उनका ओरल डेवलपमेंट सही से हुआ ही नहीं। और वो देखने का, उसके पीछे का रीज़न जेनेटिक भी होता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है पेरेंट्स पे। आपका जो छोटा बच्चा है ना, अब जो बंदा तो 20 साल से गलत सांस ले रहा है, वहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन उसका फेशियल
डेवलपमेंट सही से होगा नहीं, मुंह छूटा रह जाएगा, चिन रिसीड कर जाएगी, नाक बंद रहेगा, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो जाएगा, डीएनएस जिसे कहते हैं। तो बच्चे को आपने देखना है, आपका बच्चा 3 महीने 6 महीने का, कि वो बच्चा सांस कैसे ले रहा है, उसको आप प्रैक्टिस करवाए कि वो नाक से सांस ले, और जब वो सोए उसका टंग ऊपर रहे, चेक करना है, स्पेशली नाक से सांस ले बच्चा। अगर बच्चा नाक से सांस ले रहा है ना पहले 5 साल, तो आपने उसको बहुत प्रॉब्लम से बचा लिया। अगर वो माउथ ब्रीदर है बच्चा, वो कल को एथलीट बनना चाहेगा, बन नहीं पाएगा, इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंजाइटी रहेगी बॉडी में। अब क्या होता है ना, जब आप माउथ ब्रीथ करते हो आपका एयरवे इंपैक्ट होता है, आपका क्रेनियम जो हमारी खोपड़ी होती है ना, ये भी एक्सपैंड होती है। टंग जो ऊपर लगता है ना तालू पे, बच्चे का आपने सुना है ना, तालू नीचे खिसक जाता है, क्या होता है वो तालू, उसको ऊपर आप धक्का मारते हो। नेचुरल धक्का कौन मारता है तालू पे? टंग ऊपर प्रेशर लगाता है। इससे हमारा जो बोन होता है ना मैक्सिला, ये अपलिफ्ट होता है। मैक्सिला जब अपलिफ्ट होता है ना, तो आपका जो नेजल कैविटी है वो खुली रहती है और एयरवे अच्छा रहता है। एयरवे अच्छा रहेगा तो अच्छी सांस अंदर लोगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बात खत्म। अब तुम्हारा नाक बंद है, जुकाम ज़्यादा रहेगा, आपको अस्थमा हो सकता है। जिन लोगों को बहुत खांसी जुकाम रहता है, थोड़ा कुछ यहाँ पे डस्ट हो गया और एकदम से छींके लग गई, ब्रीदिंग सही नहीं है आपका, आपने बचपन से अच्छे से सांस नहीं लिया। मेरे मदर है, उन्होंने बहुत साल अस्थमा की दवाई खाई। रीज़न क्या था? गलत तरीके से सांस लेना। स्ट्रेस था ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें होती है ज़िंदगी में, बट वो मुंह से सांस ले रहे थे। वही चीज़ मैंने सीख ली। बच्चा सिर्फ माँ से सीखता है, सांस लेना कौन सिखाता है? नहीं सिखाता। सांस लेना इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर कैंपेन्स होने चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए, और फीमेल्स को बताया जाना चाहिए कि भाई बच्चे का ब्रीदिंग चेक करो। अगर नाक से बच्चा सांस लेगा, टंग सही रहेगा, बच्चे का ना क्रेनियम अच्छे से एक्सपैंड होएगा, अच्छे से डेवलपमेंट होएगा, जॉ ये मैंडिबल बोन रिसीड नहीं करेगा, सबसे पहले सांस अंदर जाएगा, बच्चा अच्छा तो दिखेगा ही। एस्थेटिक पर्पस के लिए भी देखो जॉ में बहुत कुछ करवाया जाता है, मैं उसमें डीप नहीं जाऊँगा। एस्थेटिकली तो आपका फेस का स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होएगा ही, तो उसमें जेनेटिक्स के भी रोल रहते हैं। बट अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं ना फेस के, और आप माउथ ब्रीदर हो, पूरा डेवलपमेंट नहीं होएगा, क्रूक नोज हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, गर्दन आगे आ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, फेशियल एसिमेट्री हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। एक मैं कह रहा हूँ, बच्चों को सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करें, देखे, प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। 5-5 साल के बच्चे देखे मैंने, जिनके माँ बाप माउथ टेप लगवा के उन्हें सुला रहे हमारी रिकमेंडेशन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं कोल्ड शावर्स के ऊपर, मतलब मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस आर इंटरनेशनल डिस्कशंस। मैं उसको इस लेवल पे लाना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में भी इस चीज़ के ऊपर बात हो। कोल्ड शावर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और ठंडे पानी से नहाना क्यों एक अच्छी सेहत के लिए एक अच्छा राज है जिसको हम कहते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड शावर्स एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ? देखो, इंसान तो पहले कपड़े भी नहीं पहनता था, खुले में रहता था, कोल्ड एक्सपोजर तो था ही। कोल्ड शावर्स को फेमस किसने किया? विम हॉफ ने। विम हॉफ द आइस मैन, विम हॉफ के बारे में अगर आपने सुना है, उन्होंने कोल्ड शावर्स को फेमस किया। तो कोल्ड शावर्स के पीछे की ना साइंस समझ लेते कि ये करता क्या है बॉडी में। क्या कोल्ड शावर सबके लिए है? नहीं, कुछ लोगों को ये इश्यूज भी दे सकता है। Okay. तो जो एक धारणा बनी है ना कि सबको कोल्ड शावर्स लेने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। किसको नहीं लेने चाहिए मैं बता दूंगा। कोल्ड शावर्स में होता क्या है, एक तो आप बॉडी को शॉक देते हो, उससे बॉडी में एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये वो फाइट हार्मोन्स है जो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं जैसे खतरे के लिए। कॉफ़ी अगर आप पीते हो तब भी सिमिलर रिलीज होता है। साथ में हार्मोन्स के लेवल में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, उस पर हम बात नहीं कर रहे। साथ में कोल्ड शावर लेने से डोपामीन का लेवल 200% राइज करता है। जैसे आपने चॉकलेट खाया तब भी डोपामीन राइज करता है, आपने सेक्स किया तब भी डोपामीन राइज करता है, और आपने कॉफ़ी पिया तब भी। और कोल्ड शावर लेने पे राइज करता है, लेकिन उसका जो वेव है ना वो एकदम से डिप नहीं करता कि मैंने एक सिगरेट पी, डोपामीन राइज किया, निकोटिन 250% राइज करता है, डिप हो जाता है, फिर बंदे को एक और सिगरेट पीनी पड़ती है। रिलीज अंदर एक ही हार्मोन हो रहा है। तो कोल्ड शावर्स लेने पे वो पीक आया और बहुत धीरे धीरे डिप हुआ। तो अगर आप कोल्ड शावर्स लेते हो, आपने लिए, मैंने बहुत कोल्ड शावर्स लिए हैं, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है। इससे इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो सकती है कुछ सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और ये एक एक्ट है जो कि किया जा सकता है, आप इसे रेगुलरली सुबह उठ के कर सकते हो, यू विल फील गुड, है ना। इस पे तो दुनिया बात कर रही है ना आज के समय में। उसके साथ क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग की जाती है, उसको कह देते हैं हम विम हॉफ मेथड, या फिर हाइपर वेंटिलेशन, या फिर सुपर ऑक्सीजनेशन,
या फिर तुम्बो ब्रीदिंग। तुम्बो ब्रीदिंग भी कहा जाता है कि हिमालयाज में बैठे हुए मॉन्क्स जब तुम्बो ब्रीदिंग करते हैं तो उनके नीचे जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। इस लेवल की गर्मी प्रोड्यूस होती है बॉडी में। तो देखो बात श्वास पे आती है घूम फिर के। श्वास से आप बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो बॉडी में। दो उस लेवल की मैनिपुलेशन के लिए वो एक योगी ही कर सकता है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्बो ब्रीदिंग क्या है? तुम्बो ब्रीदिंग इज सिंपली, विम ऑफ मेथड भी यही है और हाइपर वेंटिलेशन भी यही है। और जब आप मुंह से सांस लेते हो तो आप अनकॉन्शियसली ये कर रहे होते हो। अगर आप ये करोगे, ये सबको नहीं करना चाहिए, अभी मैं बता देता हूँ, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। इसको करने पे किसी की डेथ भी हो सकती है क्योंकि इसमें हम बॉडी पे इंटेंशनली स्ट्रेस दे रहे हैं। कोई बूढ़ा इंसान है, किसी ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी को कोई दिल की बीमारी या हार्ट अटैक वगैरह आया हुआ है, इशू हो सकता है। ठंडे पानी में जाओगे तब भी इशू हो सकता है। यहाँ पर हमने जो भी शेयर किया है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। आप भी सेफ रहो और हम नहीं चाहते हमारी बात को कोई सीरियसली ले और करे। ये चीज़ें की जाती है बट आपके लिए सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता, है ना। वी हैव टू बी सेफ भाई। मैं नहीं चाहता मेरे बोलने पे मुझे कोई इशू हो या आपको कोई इशू हो जाए। ये समझो कि ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा है। हर चीज़ जो आपको बताई जा रही है रिसर्च बेस्ड है, उसके पीछे साइंस है। ठीक है जी। कोल्ड ब्रीदिंग आपने बताया कुछ लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो कौन से? कोल्ड शावर्स की बात कर रहे थे। वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। मैंने बहुत लिया पूरे सर्दियाँ, ठीक है, अभी भी लेता हूँ। और इसके बाद ये ब्रीदिंग होता है, इसको विम ऑफ मेथड भी कह लेते, तुम्बो ब्रीदिंग भी कह लेते। ऐसा तुम 30 बार करोगे ना तो उसके बाद सांस को रोक देना होता है। तो काफ़ी देर तक तुम्हें सांस लेने का मन नहीं करेगा और शरीर में एक झंझनाहट उठेगी क्योंकि आपने इस तरीके से ब्रीद करके बॉडी में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज किए जो कि स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कह देते हैं। तो आपको इससे अलर्ट फील होएगा। तो अगर आपको ऐसी ब्रीदिंग करनी है तो ये ऐसी ब्रीदिंग आप सुबह उठ के करिए। जब आपको अलर्ट फील करना है, ये जब आपको रिलैक्स फील करना है, स्लो रिलैक्स ब्रीदिंग, फोकसिंग मोर ऑन द एक्सलेशन पार्ट एंड द पॉज पार्ट, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। सांस तेज लोगे एक्टिव फील करोगे, सांस धीरे से लोगे काम फील करोगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डर लग रहा है, नॉर्मली सांस तेज लोगे, धीरे से लेना शुरू कर दो, थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। बहुत सुस्त फील कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, ये किया जा सकता है। अब ये किसके लिए नहीं है ये वाली ब्रीदिंग? इसको करते हुए एक तो नेक मसल्स का एंगेजमेंट बहुत बढ़ता है। जिन लोगों को ऑलरेडी गर्दन में दर्द है, ये करने से गर्दन का दर्द बढ़ सकता है। नंबर 2, स्पेशली कोल्ड शावर जब आप लेते हो वो एक शॉक है बॉडी के लिए। जिन लोगों को ऑलरेडी क्रॉनिक एंजाइटी का इशू है, जिनका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन है, ठीक है, कुशन्स डिजीज है, कॉर्टिजोल सही नहीं काम कर रहा बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, या नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन है, आपको बहुत एंजाइटी रहती है, नमनेस हो जाती है, तो एकदम से शॉक देना काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। आप बूढ़े हो, आपको तरह तरह की बीमारियां हैं, एकदम से सर पे पानी डालोगे, कुछ हो सकता है। बहुत सारे बूढ़े लोग ठंडे पानी में नहाते भी है, वो आपने भी देखा होगा। बहुत सारे बाबा पर्वतों में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही तो कर रहे हैं, ठीक है, चलो वो तो साधना कर रहे हैं, वहां पे और भी चीजें हैं, हर बंदा वो नहीं कर सकता। बट जो बेसिक सा चीज़ है ठंडे पानी से नहाना, फायदे है इसके। क्या हर बंदे को करना चाहिए? कुछ बंदों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इन सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। बस इतनी सी बात है। और ये वाली जो ब्रीदिंग है ये आप करके देख सकते हो। इसके 3 सेट्स होते हैं। आप विम ऑफ मेथड के बारे में देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये भी उन लोगों को नहीं करने चाहिए जिन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि इससे हार्ट बीट बढ़ेगा, बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आएगी, बाद में आपको भले ही रिलैक्स फील हो। बट ये जो हाइपर वेंटिलेशन होता है, इसे सुपर ऑक्सीजनेशन भी कहते हैं, इससे आप बॉडी में ना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हो। उससे क्या होएगा, जो पीएच होएगा वो एल्केलाइन की तरफ शिफ्ट होएगा, तो झंझनाहट होएगा, रिलैक्स होएगा, बट वो लॉन्ग टर्म पे अच्छा नहीं है हमारे लिए। जो झंझनाहट फील होता है ना, जो बंदा मुंह से सांस ले रहा है उसको वो एक माइल्ड लेवल ऑफ झंझनाहट और एंजाइटी पूरे दिन रहती है, और उसको उसकी आदत होगी, वो सोचता है मैं तो यही इंसान हूं। ऐसे समझो, मान लो मैं गुस्सा करता हूं, मेरा नर्वस सिस्टम ज्यादा अराउजल में रहता है क्योंकि मैं गलत सांस लेता हूं, ज्यादा सांस लेता हूं, है ना। मैं 20 साल से गलत सांस ले रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो यार ऐसा आदमी हूं, मुझे तो गुस्सा आता है। एक्चुअल में मैं एक रिएक्शन में जी रहा हूं, अब वो मेरी आइडेंटिटी बन गई है। इशू क्या है, शायद मैं सही से सांस ही नहीं लेता। अगर मैं सही से सांस लेता, लेट्स से हाइपोथेटिकली, थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर पाता, हर समय मैं रिएक्टिव नहीं रहता। हम तो प्रोएक्टिव रहना चाहते हैं ना, हर समय रिएक्ट कर रहा है। ये बंदा बहुत रिएक्टिव हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा मुंह से सांस लेगा और रिएक्टिव हो जाएगा। पर्सनैलिटी टाइप्स भी होती है, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग भी होते हैं, है ना। तो चीज़ों को आपने थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है।
तो ऐसा होता है, आप जितना अपनी बॉडी के कनेक्ट में रहोगे ना, आजकल क्या है गैजेट से इंसान ना बाहर ज़्यादा है, अंदर के टच में नहीं है। फिर टच में कब होता है, अंदर कुछ हार्ट अटैक होता है, तब पता लगता है कुछ गड़बड़ होगी, फिर पटाखा हो गया अंदर, फिर आपको याद आता है डॉक्टर साहब पीठ में दर्द आ गई, वो पीठ में दर्द हो रही है यार, कोई एक्सरसाइज बता दो या फिर कोई दवाई दे दो। इतने सालों से बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, आप उसको फील नहीं कर पा रहे। इसे कहते हैं इंटेरोसेप्शन, इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस इसे कहा जाता है, कि मैं अपने शरीर के अंदर फील तो कर सकूं मेरी बॉडी कह क्या रही है। इंसान फील क्या करना चाहता है, इंसान तो अच्छा फील करना चाहता है ना। और अगर बुरा फील कर रहे हैं तो उसको सुप्रेस कर रहे हैं। हाँ, उसको सप्रेस कर रहे हैं ना। मेरे को बुरा फील हो रहा है, 4 पैग मारे, अब अच्छा फील हो रहा है, नाटी लगा लो और फिर मजा आ जाएगा। भाई जी बात है ऐसी, पीनी पिलानी है ना। आजकल की जो मोस्टली जॉब्स हैं वो डेस्क जॉब्स हैं, दिन में 8-8 10-10 घंटे की सिटिंग है, जिसकी वजह से बहुत इनिशियल लेवल्स पे, बहुत इनिशियल जो एजेस हैं 21, 22, 23, 24 की उम्र में बैक पेन की दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, बिकॉज जॉब भी करनी है ऑब्वियसली, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वन कैन डू टू प्रिवेंट दैट? ठीक है, देखो बैक पेन जो है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर मैं कहूँगा मुझे पता है कि आपके बैक पेन क्यों होता है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर है, उन्होंने 50 साल बैक पेन को स्टडी किया। उन्होंने कहा अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि वो फुल्ली आपकी बैक पेन को ठीक कर सकता है, उसको पता है बैक पेन का रीज़न क्या है एग्जैक्टली, तो या तो पागल है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि बैक पेन के ना हज़ारों रीजंस हो सकते हैं। अब मैं बायोमैकेनिक्स में नहीं जाऊँगा, बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा। पेल्विस का पोजीशन क्या है उससे भी पेन हो सकता है, स्पाइन की पोजीशन से भी पेन हो सकता है, कुछ मसल की ओवर एक्टिविटी से भी पेन हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस से भी बैक पेन हो सकता है, बीवी से लड़ाई होती है उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। अब आपकी बॉडी तो सही है, लेकिन बीवी रात को रोज कलेश करती है घर में, स्ट्रेस बढ़ेगा ना दिमाग में, उससे बैक पेन हो सकता है। आपने लिया 10 करोड़ का लोन, आप दिवाली हो गए, बैक पेन हो सकता है। बैक पेन हो सकता है भाई। देयर इज अ बायोसाइकोसोशो मॉडल ऑफ पेन, बायोसाइकोसोशो मॉडल ऑफ पेन। पेन पे डिस्कशन हो रहा है। पेन इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है ना, इसको आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते दर्द इसीलिए हो रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। अगर मेरे को लग रहा है ना उस कमरे में यार टेररिस्ट है, मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाएगी और स्टिफ रहेगी, दर्द हो सकता है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। बायोसाइकोसोशो, मैं एक ऑफिस में हूं जहां पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मेरा बॉस मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करता है, कलीग्स के साथ मेरी लड़ाई होती है, रोज ऑफिस जाता हूं तो गुस्से में जाता हूं, 10 घंटे अब अंकुश के साथ मेरी बनती नहीं है, अब ये सामने भी बैठा है, मुझे उंगली भी कर रहा है, मुझे वो भी झेलना है, बैक पेन हो सकता है। बायोसाइकोसोशो मतलब पीठ में चोट लगी, दर्द हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तुम इलाज ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। आपके सोशल रिलेशनशिप्स, माँ बाप से नहीं बनती है, बीवी से लड़ाई होती है, बच्चों से नहीं बनती है, काम में लगे रहते, उससे भी बैक पेन हो सकता है। कहने का मतलब है कोई सिंगल रीज़न नहीं है बैक पेन का। सबसे पहले तो आप ये समझ ले, जो लोग ये वीडियोस डालते हैं ना, ये 3 एक्सरसाइज टू फिक्स बैक पेन, वो या तो कॉम्प्लेक्सिटी समझते नहीं है या आपका बेवकूफ़ बना रहे। ठीक है, हम असेसमेंट करते हैं, हम इंसान का स्टैटिक पोस्चर देखते हैं कि वो खड़ा है, उसको चारों साइड से हम देखेंगे, वो चलता कैसे है, उसका गेट पैटर्न देखेंगे, जिसके गेट कहते हैं। चलना इतना हम तो चल लेते हैं ना बचपन से, अगर एक मूवमेंट प्रोफेशनल की नज़र से आप देखो ना, आप जो चल रहे हो ना उसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। आपकी एडी टकराती है ग्राउंड पे, इसे कहते हैं हील स्ट्राइक, मिड स्टैंस, पुश ऑफ, अलग अलग फेज में अलग अलग मसल एक्टिवेट होते हैं। अगर कोई बंदा चल रहा है जो जिसका राइट कंधा ही नीचे है, कोई बंदा चल रहा है उसकी राइट आर्म मूव ही नहीं हो रही, कोई बंदा चल रहा है उसकी राइट लेग स्विंग ही नहीं हो रही, इससे हमें पता चलता है इसके गेट में इशू है। इसके गेट में इशू है मतलब इसकी बॉडी में भी कुछ इशू है, उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। अब हम इस बंदे की पूरी बॉडी का असेसमेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे कहाँ पे रेंज सही है, कहाँ पे स्टक है, और वो बोल क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है, फिर हम रेंज भी देख रहे हैं, फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अच्छा इस वजह से बैक पेन हो सकता है, अब हम उसे एक्सरसाइज देंगे। ठीक है, तो मूवमेंट प्रोफेशनल का काम आपको गोली देना नहीं है, पेन किलर देना नहीं है, एक्सरसाइज देना है कि कोई एरिया में फोकल लोडिंग हो रही है, किसी एरिया में ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, उसे हम डिस्पर्स कैसे करें, कुछ मसल्स को रिलैक्स कैसे करें, कुछ मसल्स को स्ट्रेंथन कैसे करें। तो एक्सरसाइजेस के थ्रू काम किया जाता है ताकि बॉडी का सिस्टम सही से चले, बॉडी के अलाइनमेंट सही रहे, और फिर ये पेन में वहाँ पे रिडक्शन देखा जाता है। भैया करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये आपकी एक्सपर्टीज़ है बॉडी पोस्चर और मूवमेंट जो है बॉडी की। लेट्स से देयर इज़ अ गाय और देयर इज़ अ गर्ल जो ये वीडियो देख रहा है और वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है,
मतलब उसको या उसके किसी नोन को दिक्कत आ रही है और दे वांट टू कांटेक्ट, वो कैसे कर सकते हैं कांटेक्ट, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू प्रोवाइड इन डीलिंग विद दैट थिंग? सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, नाम है अमन रत्नायक, AMANRATNAIK। यही यूट्यूब पे चैनल भी है, काफ़ी कंटेंट वहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में पेन है, बार बार आपको इंजरीज हो जाती है, या कोई एरिया लेट्स से गर्दन टाइट रहता है, बैक में दर्द रहता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका ऑनलाइन सेशन भी ले सकता हूँ, ऑफलाइन सेशन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, आपका असेसमेंट होएगा, सब होएगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइजेज सिखाऊंगा और उन एक्सरसाइजेज के थ्रू वो पेन रिलीफ होएगा। ठीक है, तो इन एक्सरसाइजेज में बहुत तरीके के मोडालिटीज़ में इस्तेमाल करता हूँ, बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइजेज। आई डोंट प्रिस्क्राइब, आई डोंट डायग्नोज, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर। मेरा काम है आपको एक्सरसाइज करवाना और आपका मोबिलिटी इंप्रूव करना, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसे इंप्रूव करके आपका जॉइंट की हेल्थ को इंप्रूव करना, वहाँ पे जो कंप्रेशन है उसे खोलना और फिर आपको फिट बनाना एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, मैं एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी रहा हूँ, बहुत एथलीट्स के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, तो आपके पीठ में दर्द है, उसका निवारण सिर्फ ये नहीं है कि भाई पीठ में दर्द सही हो जाए, गोली खा ली, नहीं, आपको एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी। ये वाली जो हम आपको सिखाएंगे, उसके ऊपर आपको शरीर को मजबूत भी बनाना है। हो सकता है आप 150 किलो के हो, उस वजह से बैक पेन हो रहा है। हो सकता है आपके पास मस्कुलर कैपेसिटी नहीं, आप खड़े होते हो तो आपके मसल्स थक जाते हैं। मसल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, मसल्स में एंड्योरेंस भी होना चाहिए, बॉडी में स्टेमिना भी होना चाहिए। बॉडी का वेट कितना है वो भी मैटर करता है, आपके हैबिट्स कैसे है वो भी मैटर करता है, आप सांस कैसे लेते हो वो भी मैटर करता है। हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे, लेकिन मेहनत करोगे आप, जो कि लोग करना नहीं चाहते, इसलिए लोग गोली खाना चाहते हैं। खुद को हम नंब कर रहे हैं, वो चाहे नशा है चाहे पेन किलर भी एक नशा। ये एक चीज़ आप समझ लेना, आप लोगों को जब शरीर में दर्द होता है ना, आप कहाँ जाते हो? ऑर्थो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने या तो आपको प्लास्टर लगाना है, या पेन किलर देना है, या सर्जरी करनी है। 3 चीज़ें। सर्जरी करवाना चाहते हो आप? नहीं करना चाहते, अगर आप दिमाग से थोड़े ठीक हो तो आप नहीं करवाना चाहते। सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। सर्जरी करवानी पड़ती है जब ज़रूरत हो, बट उससे पहले साम दाम दंड भेद सब कुछ सब लगाना चाहिए, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लाइफस्टाइल सही करना पड़ेगा, आपको राइट प्रोफेशनल के पास जाना है, वो बंदा जो इस चीज़ का जानकार है, जो आपको समझा सके कि भाई पीठ दर्द में राइट साइड, राइट पैर में दर्द है तो क्या एक्सरसाइज करनी है, लेफ्ट कंधे में दर्द है तो क्या एक्सरसाइज करनी है। ऐसी आप यूट्यूब खोल के करने की कोशिश करोगे, बहुत कम चांस है आप सही कर पाओगे उसको। इंसान का शरीर सेम नहीं है, 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, 800 करोड़ की। ठीक है, जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट मैकेनिक्स हैं, है ना, बॉडी के मैकेनिक्स अलग होते हैं, किसी का मूवमेंट बायस कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। इसमें मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाओ, क्योंकि इसमें हम वैसे ही पढ़ाई करते हैं जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जैसे एक डॉक्टर पढ़ाई करता है, जैसे एक एडवोकेट पढ़ाई करता है, वैसे ही हम पढ़ाई करते हैं इंसान के शरीर की। कहाँ पे क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे काम कर रही है। एक्सरसाइज सिर्फ ये नहीं है कि जाके दंड लगा दिए, उसके पीछे बहुत कुछ होता है जो कि हमें पता नहीं होता। हर एक्सरसाइज हर बंदे के लिए नहीं बनी है, स्पेशली जब पेन हो बॉडी में। हाँ, पेन नहीं है, आप जिम जाओ, आप कुछ भी करो, जब तक पेन नहीं आप करो। कुछ लोग बहुत गलत टेक्निक से जिम लगाते रहते हैं, उनकी मसल्स भी बन जाते हैं, उन्हें इशू भी नहीं आते। कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोगों को इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोगों को इंजरीज हो जाती है स्क्वाट करते हो, डेडलिफ्ट करते। अब आपका फॉर्म देखना पड़ेगा, क्या आप डेडलिफ्ट स्क्वाट करने के लायक भी थे ऑन द फर्स्ट प्लेस। कुछ लोग नॉर्मल ही स्क्वाट नहीं कर पाते। स्क्वाट यानी हम पॉटी करने बैठते हैं इंडियन टॉयलेट्स पे, वो स्क्वाटिंग है, एशियन स्क्वाट है। कुछ लोग पूरा नीचे बैठ नहीं पाते, उनकी एड़ियाँ उड़ जाती है, पीछे गिर जाते हैं। ट्राई करके देख लो आप सब लोग। कुछ लोग हिंज नहीं कर पाते। हिंज यानी वो हिंज ये है, मान लो मैं ऐसे झुक रहा हूँ, मेरा हिप पीछे जा रहा है ऐसे करके, इसे हिंज कहते हैं। कुछ लोगों का हिंज पैटर्न सही नहीं होता, उनका लोअर बैक राउंड हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के कंधे ऐसे आगे आए होते हैं, इसके पीछे कुछ जेनेटिक रीजन भी होते हैं, कुछ हैबिट्स भी होते हैं, कुछ ब्रीदिंग का भी होता है। और इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है ऑब्वियसली। एक हद तक आपकी बॉडी में अगर पेन है उसको सही किया जा सकता है। अब अगर मैं 6 फुट का हूं तो 5 फुट का नहीं हो सकता। अगर मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मेरे कंधे थोड़े आगे रहते हैं, तो उनको बिल्कुल वैसा नहीं बनाया जा सकता कि पहलवान जैसा। एक जो पहलवान है वो मेहनत से तो पहलवान है ही है, पर उसके पास एक स्ट्रक्चर भी है। नहीं तो हर बंदा पहलवान होता। हर बंदा, देखो, हर बंदा बॉडी बना सकता है, हर बंदा मसल गेन कर सकता है, हर बंदा मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सकता। अगर आपको नहीं पता मिस्टर ओलंपिया क्या है, बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा शो है पूरी दुनिया का। हर बंदा बॉडी बना सकता है, लेकिन क्या सबसे तगड़े बन सकते हो? सारे तगड़े हो सकते नहीं। कुछ लोग आपके दोस्त ऐसे हो गए, कभी एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ भी खाते और उनके एब्स रहते। कुछ लोग बेचारे कुछ भी खा ले, पेट में चर्बी आ जाती है उनके। मतलब अलग है ना शरीर इंसान का। तो दोस्तों, आपको या आपके किसी नोन को मैं अगेन कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की दिक्कत है, पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं बॉडी के रिलेटेड, तो प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई हैव सीन द टेस्टिमोनियल्स
जिन लोगों को सर्जरी रेकमेंड की गई थी, डॉक्टर्स ने सर्जरी कहा था कि सर्जरी होगी, इन्होंने बिना सर्जरी के उनको ठीक किया है। एंड आई एम श्योर ही इज डूइंग द बेस्ट इन दिस प्रोफेशन, इन दिस एरिया। नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें, इंडिया के बहुत, हम कह सकते हैं, चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस प्रोफेशन को, जिन्होंने इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाया है और इस चीज़ को प्रोफेशनली डील कर रहे हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं। भैया, आज की जो कॉन्वर्सेशन थी बहुत इंसाइटफुल थी, मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऑब्वियसली आई कैन से दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप आने वाले टाइम में हम और पॉडकास्ट करेंगे ऐसे ही, For sure. इसमें हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच भैया।